तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने आप सभी से वादा किया था कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी मैं आप सभी को मात्र 20 दिन में करा दूंगा, जिससे आप 80 में 80 नंबर सैद्धांतिक परीक्षा में ला सकते हैं। 20 नंबर के लिए आपको प्रैक्टिकल का रहता है, तो इसमें आप जितना हासिल अपने विद्यालय से कर लीजिए उतना बेहतर रहता है। ठीक है, तो डोंट वरी, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए बिना देरी के हुए हम सबसे पहले बोले थे आप सभी को कि 440 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। मतलब हो सकता है 440 से ज़्यादा भी कराओ, लेकिन एकदम फिक्स है कि 440 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न कहाँ से होंगे तो इतिहास, भूगोल, अर्ध नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, ये सारे से होंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम चलेंगे, जिससे हमें भी पढ़ाने में आसानी होगा और आपको भी समझने में आसानी होगा। आइए बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, टू द पॉइंट, मतलब समय भी कम लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी आपको पढ़ा पाऊंगा। देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, ये पूछे, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना, मतलब किस संघ की स्थापना किया, तो राइन संघ की। या इस प्रकार से पूछ सकता है, राइन संघ की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसको भी याद रखोगे। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं हंगरी की भाषा क्या थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मैंग्यार। ठीक है, हंगरी की भाषा पूछे तो मैंग्यार, या पूछ दे आपसे कि मैंग्यार जो है ये किस देश की भाषा थी, तो हंगरी की भाषा थी। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जलबराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो जलबराइन की स्थापना जो है ये किस राज्य ने की थी, प्रसा राज्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था, प्रसा ने। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने, और यंग इटली की स्थापना भी है। यंग यूरोप चाहे यंग इटली की स्थापना, दोनों किसने किया था, तो मेजनी ने ही किया था। तो इसको याद रखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पहले पराजय जो है तुर्की की हुई थी। किसकी, मतलब हार किसको मिला था, तो तुर्की को मिला था हार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन है, अगर पूछे किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। किसने किया था, मेजनी ने किया था, यानी इसका भी आंसर मेजनी होगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, इस साल के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना 1871 ईस्वी में होता है। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, किसका, तो संवैधानिक राजतंत्र की, मतलब संविधान बनकर, और राजतंत्र ही था, लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। कहाँ, तो फ्रांस में, याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हार गया था इस युद्ध में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ये सीडान के युद्ध के बाद। आपके पहले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, करें कार्बोनानी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो इटली में किया गया था। किस देश में किया गया था, इटली में किया गया था। पहले इस वीडियो में हम 440 प्रश्न है ना, तो कम से कम हम 220 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा होगा और बहुत बेहतर वीडियो होगा। आप लोगों को इस वीडियो को 2 से 4 बार अच्छे से वॉच करना होगा, जिससे रिवीजन हो जाए, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो, और तैयारी बेहतर नहीं है तो आपकी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न करें, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी, तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक जमोर्निया। क्या बताओगे, जमोर्निया, यानी आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, करें एड्रियानोपाल की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो एड्रियानोपाल की संधि जो है ना तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। बढ़ते हैं आगे, कालसवाद का आदेश किसने जारी किया, कालसवाद के आदेश जो है ये मेटरनिक ने जारी किया था। किसने किया था, कालसवाद की आदेश किसने जारी किया था, मेटरनिक ने जारी किया था। बढ़िए आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, चैप्टर नंबर 2 हो गया हिस्ट्री का, तो रॉबर्ट ओवेन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना पूछे लंदन में। ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल की बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न रहा है 1917 में इटली रूस 1917 की पहली रूसी क्रांति में को किस नाम से जाना जाता है, तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को है ना फरवरी क्रांति के नाम
नाम से जानते हैं और दूसरी क्रांति को हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूस में बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है ये लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। आगे बढ़ते हैं। और साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के अगर पूछे लेखक कौन थे तो कार्ल मार्क्स तथा एंगल्स दोनों साथ में थे, ठीक है। बढ़िया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस पहले लेनिन ने तैयार किया था। अगर इस प्रकार से आपको दिख जाए मेरा नाम, ठीक है, तो मतलब यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पे आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा इस साल के लिए, ठीक है। तो ये अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो याद रखोगे लेनिन ने तैयार किया था। बढ़िए आगे। और यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी से पूछा, युद्ध और शांति यानी वार्ड एंड पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक के जो लेखक होंगे ये टॉलस्टॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टॉलस्टॉय हो जाएंगे। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन है, जिसे नेप कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ रहे कि नेप के जन्मदाता कौन है? तो लेनिन बताओगे। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है। हालांकि ये सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सब्जेक्टिव जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि नेप किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। मैं याद दिला दूँ। आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉस्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉस्की ने किया था। चेका क्या? तो चेका एक प्रकार का विशेष पुलिस दास था। क्या है? विशेष पुलिस दास था को हम चेका कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। कहले लेनिन ने ब्रेटिश लिटवस की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था? तो लेनिन ने ब्रेटिश लिटवस की संधि 1918 में पूछे। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि ब्रेटिश लिटवस की संधि कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। और किस देश के साथ किया था? तो जर्मनी देश के साथ किया था। ये याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई? तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो रूस ने किया। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया? तो 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन जो हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका ये भूगोल का आ गया, ठीक है। भूगोल का करें संसाधन किसे कहते हैं? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लिख दिया हूँ आंसर। तो संसाधन किसे कहते हैं? तो लिखिएगा प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखोगे। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। ज्योग्राफी के पहला नंबर चैप्टर से अब ये सारा क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। फिर ज्योग्राफी का मतलब मिक्स है, तो डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना, केवल अच्छे से क्लास देखना। 2 ही वीडियो में मैं 440 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दूंगा। इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो में हम 220 प्रश्न देखेंगे। तो बहुत अच्छे से प्यारे इस क्लास को देखिए। लंबा क्लास है लेकिन अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कह रहे किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति मतलब संसाधन हुआ नहीं करते बना करते, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जिमरमैन। एकदम ये सही बोले थे, क्योंकि कोई भी संसाधन इस धरती पे है नहीं, हम उसे संसाधन बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बोले थे। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा, यानी जिमरमैन हो जाएगा। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद कोयला हो गया। ये सब क्या है? तो बहुत ही कीमती संसाधन है, क्योंकि इसे अगर एक बार ये खपत हो जाए तो फिर इसको बनने में 400 500 साल 600 साल इस प्रकार लगता है बनने में। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन दे देगा 3 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो उसमें आपको नगर लगाना होगा, क्योंकि नगर क्या है? तो नगर एक मानवकृत संसाधन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन, देखिएगा कह रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो जिसका भंडार सीमित होगा वो खनिज तेल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए क्या ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भी है। तो बिल्कुल करेक्ट सर ये है। अब कह रहा है कौन मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो मछली के अस्तित्व को मतलब मछली पूरा खत्म हो जाएगा कब? जब दूषित जल हो जाएगा, गंदा जल हो जाएगा। तो ये मछली के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है? तो दूषित जल मतलब गंदा जल। आगे बढ़िए। और यहाँ पर कह रहा है जवारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जवारी ऊर्जा जो हो जाएगा ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन याद रखोगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करो। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। मैं जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा भी, क्योंकि सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ाने का आप सभी से वादा किया हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है लॉ एस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लॉ एस्क जो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है सागर तट से कितने किलोमीटर तक ये महासागर क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है? मगर सागर तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, मतलब किसी भी समुद्र से कितने किलोमीटर तक में अगर कोई भी चीज़ पाया जाता है तो वह किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति होगा। तो वह किसी देश, मान लीजिए यहाँ पे एक देश है और यहाँ पे एक देश है, बीच में समुद्र है, तो इसमें कितने किलोमीटर तक के जो संपत्ति होगा वह किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगा, अपनी संपत्ति हो जाएगा। तो 19.2 किलोमीटर तक है, ठीक है। 19.2 किलोमीटर तक है, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए।
तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है ना, यह तट रेखा से जो हमारा तट रेखा रहता है, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई देश, यहाँ पे भी कोई देश है, और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो भी खनिज उनिज पाया जाता है उसे कौन निकाल सकता है किसी भी देश के कितने किलोमीटर तक के, तो वो 200 किलोमीटर तक का वो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे 200 किलोमीटर का क्षेत्र लगाएंगे। बढ़ते ही आगे कह रहे हैं कृषि कार्य के लिए मानव किस संसाधन का उपयोग करता है। वह संसाधन है तो कृषि संसाधन के मानव जिस संसाधन का उपयोग करते हैं, ये भूमि हो सकता है या मिट्टी हो सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका ये है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में मैदान कितना प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले भारत में मैदान जो है ये 43% क्षेत्र में पाया जाता है। कितना प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है? 43% क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते कह रहे हैं भारत में पर्वत कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है। तो भारत में पर्वत जो है ये 30% क्षेत्र पर पाया जाता है। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। भारत में पठार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है। तो 27% क्षेत्र पर पाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी में क्या कह रहा है कि भारत में, मतलब मान लीजिए पृथ्वी छोड़िए, ये भारत है, ठीक है, और भारत में अकेला मैदानी जो है ये 43% भागों को लिया हुआ। कितना? 43% को, ठीक है। बाकी 30% कौन लिया हुआ है? तो बाकी 30% जो हो जाएगा ये पहले यह पर्वतीय क्षेत्र लिया हुआ है, और बाकी 27% पे कौन सा क्षेत्र? तो पठारी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से याद रखोगे, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, और हर एक साल एक न एक प्रश्न इसमें से रहता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र हो जाएगा ये पहले कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, कह रहा है पर्वतीय भारत की नदियों घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो पर्वतीय घाटी की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में चारगाह के अंतर्गत 2008-9 में कितनी प्रतिशत भूमि थी? तो 3.38% भूमि थी। कितनी? 3.38% भूमि थी। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो इसमें से कौन उपाय जो हो जाएगा भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होगा? तो बाढ़ नियंत्रण। क्या बताओगे? बाढ़ नियंत्रण। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य जो कारण है ये पहले अत्यधिक सिंचाई। क्या बताओगे? अत्यधिक सिंचाई होने के कारण वहाँ का भूमि धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट सर क्या हो जाएगा? तो अत्यधिक सिंचाई। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। सबसे ज़्यादा सीढ़ीनुमा खेती, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। आप जब PYQ उल्टा का देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है। सीढ़ी की तरह किस राज्य में खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ ज़्यादा है, तो पहाड़ पर सीढ़ीनुमा खेती ही होता है सबसे अधिक, ठीक है। समाज में लैंगिक विभेद, अब ये देखिए राजनीतिक शास्त्र क्वेश्चन आ गया। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है। तो समाज में लैंगिक विभेद का जो अर्थ हो जाएगा महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना से क्या होता है, ये स्पष्ट होता है, ठीक है। ये पहले नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये याद रखोगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। आगे बढ़ते, भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था में, तो पंचायती राज संस्था में की गई। कितने प्रतिशत किया गया, तो 33%, ठीक है। पंचायती राज में कितने प्रतिशत भारत में किया गया, तो 33%। और यही पूछे कि बिहार में कितने प्रतिशत पंचायती राज में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो 50%। इसको याद रखोगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कभी कभी वो 50% लगा जाते भारत भी देखकर, तो ये गलती नहीं आपको करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे भी कर रहे हैं सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। मतलब सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिकता का अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो जब ऑप्शन रहेगा तो वहाँ पे देखिएगा, तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य का है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब जैसे हमारा देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ वो धार्मिक देश है, इसलिए वहाँ का अगर पूछे कि राज्य का धर्म कौन हो जाएगा, तो मुस्लिम इस्लाम हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन भारत का क्या है, तो भारत धर्मनिरपेक्षता देश है, मतलब यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो वर्ष 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, और वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ये भी याद रखोगे, ठीक है। भारत में संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत महिला है। मतलब भारत में जितनी भी जनसंख्या पाया जाता है उसमें कितना प्रतिशत महिला पाया जाता है। तो 48.50% महिलाएं पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 48.50% महिलाएं पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कह 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षर कितना प्रतिशत है। तो महिला साक्षर मतलब 2011 में जब जनगणना हुआ
था उस समय 100 में से कितना महिला पढ़ी लिखी पाया जाता है, तो ये याद रखोगे 65.6। मतलब ये था कि पूरे जितने भी भारत के जितनी भी जनसंख्या इसमें से लगभग मान लो 65% महिला साक्षर है, मतलब जिसको कम से कम अपना नाम लिखने आता है। तो अगर वैसे व्यक्ति है तो उसको हम साक्षर कहते हैं, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कम से कम उसका नाम अपना लिखने आना चाहिए। तो 65.6%, बाकी 45% महिला को अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये वर्ष 1990 ईस्वी में बना था, ठीक है। वर्ष 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग बना था, ठीक है, याद रखोगे। चलिए बढ़ते आगे। कह रहा है भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित किया गया, तो 1/3 मतलब 33%। देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। कह रहा है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षित सुरक्षित किया गया, तो 1/3 मतलब 33% सुरक्षित किया गया है, याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे गणेश शंकर विद्यार्थी को वर्ष 1931 ईस्वी में किसका शिकार होना पड़ा था, तो सांप्रदायिकता दंगा के कारण उनको मर गए थे, मतलब मारा गया था सांप्रदायिकता दंगे में। सांप्रदायिक दंगे में मतलब आपस में मुस्लिम हिंदू में लड़ाई हुआ था तो उस समय, ठीक है। तो वर्ष 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी किसका शिकार हुए थे, तो सांप्रदायिक दंगा का शिकार हुए थे। तो बिल्कुल करेक्ट सर, आप याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है, अपने धार्मिक हितों के लिए डट डट का बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता राष्ट्र हित का, ठीक है। अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना ही क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है। ये भी याद रखोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मान लीजिए ये प्रश्न 2 मार्क्स में आ जाए तो आप एक वाक्य में भी आंसर दे सकते हैं कि अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना है क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, वर्ष 1971 में। अभी जस्ट मैं आप सभी को बता भी रहा था, ये प्रश्न भी आ गया। क्या केरल में पुरुष से अधिक महिलाएं, बिल्कुल हाँ, याद रखोगे। सबसे अधिक अगर पूछे कि भारत के कौन से ऐसे राज्य जहां पे महिलाएं सबसे अधिक पाया जाता है, तो केरल में महिलाएं सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए मैं उस लड़का से बोलूंगा जो लड़का चाहते हैं कि यार मेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो, तो अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी लड़की से हो और जल्दी हो जाए तो आप केरल जाइए, मलयालम भाषा सीख लीजिए, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। हालांकि केरल की कानून बहुत अच्छी है यार, मैंने घूम कर आया हूँ वहाँ पर, मतलब आप इधर उधर लफागिरी भी नहीं कर सकते जल्दी। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है, सतह के भागीदारी में सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई, तो सतह के भागीदारी में सर्वोत्तम प्रणाली जो है ये बेल्जियम से लिया गया। तो बिल्कुल करेक्ट सर क्या हो जाएगा, यानी ये बोल बेल्जियम हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा सतह की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सतह की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में ही मैं इसको लिखा हूँ तो डोंट वरी, इसको पढ़ लेते हैं। सतह में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो लिखेंगे क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में क्षेत्रीय विभाजन बड़े राज्य और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में हमें सतह में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्कुल करेक्ट से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 64वां प्रश्न देखिए, कह रहा है बेल्जियम में किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, बेल्जियम के किस स्कूल में यानी फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था, तो मर्चटेम स्कूल में, ठीक है। क्या याद रखोगे, मर्चटेम। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है, सतह में भागीदारी का सही लाभ क्या है, सतह में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी। मतलब सतह में भागीदारी अगर हम लेते हैं तो विभिन्न समुदायों के बीच क्या होता है, टकराव कम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेल्जियम में सतह के भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या होगा, तो संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश के भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, ठीक है। बेल्जियम के बारे में पूछ रहा है, अगर ये ऑप्शन रहेगा ना तो आप आसानी से याद रखेंगे कि बेल्जियम में सतह में भागीदारी का सबसे सर्वोत्तम सही कथन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे संघीय व्यवस्था में अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। चलिए आगे बढ़ते कर श्रीलंका में सतह की भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये सारा है ना, मतलब आपके जो BTC बुक है उससे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो मैं दिया नहीं क्योंकि आपका समय बर्बाद न हो, इसलिए आप लोग इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन रहे कि श्रीलंका में सतह के भागीदारी में सबसे भागीदारी से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा सरकार की नीतियों द्वारा सिन्हली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभाव बनने रखने का प्रयास जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सतह में भागीदारी के माध्यम से डॉट डॉट सरकार को सहमति देती है, तो जनता, मतलब सतह में भागीदारी देकर सरकार को जनता क्या है, तो अपनी सहमति देता है, ठीक है। तो बिल्कुल जनता सही आंसर हो जाएगा। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। बेल्जियम जो हो जाएगा ये यूरोप का एक छोटा सा लोकतांत्रिक देश है या राज्य आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में डॉट डॉट भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक, मतलब श्रीलंका में सबसे कम भाषा बोलने वाले कौन से व्यक्ति पाया जाता है, तो तमिली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है श्रीलंका में, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये पूछ दे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखोगे ब्रुसेल्स। लेकिन अगर पूछ दे कभी कि ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ है, तो ये याद रखोगे बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम में। चलिए पहले बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि भारत में देखिए यह क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में सत्ता के विभाजन के उद्देश्य से डट डट सूची का प्रावधान है, तो 3 सूची का प्रावधान है, ठीक है। भारतीय संविधान
बनाने में सतह के विभाजन के उद्देश्य से 3 सूचियों का प्रावधान दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से सूची है आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, सॉरी, याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं याद होगा तो जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उस समय बता दूंगा। विभिन्न पेशाओं और व्यापार से जुड़े लोग अपने हित की पूर्ति के लिए डट डट का गठन करते हैं, तो हित समूह का गठन करते हैं। ठीक है, विभिन्न पेशेवर और व्यापार से जुड़े लोग अपने हितों के लिए क्या करते हैं, तो हित समूह का मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, जिससे क्या होता है उसको सहयोग मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी डट डट है तो लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में अगर भागीदारी ले रहा है मतलब ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी आत्मा है, तो बिल्कुल करेक्ट सर, आत्मा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो जीवोपार्जन क्या होगा, जीवोपार्जन हो जाएगा। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया। क्या बात है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो सामान्यतः किसी भी देश के विकास का स्तर जो है यह प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति पे निकाला जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्यतः हम किसी भी देश का मतलब विकास का स्तर कैसे मापते हैं, तो हम देखते हैं कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, अगर अधिक है तो विकसित देश है, विकासशील देश है, या अल्प विकसित देश, हम इसी से निकालते हैं। साक्षर है, पढ़े लिखे है या नहीं, स्वास्थ्य की स्थिति उस देश की कैसी है, इस पे हम किसी भी देश की मतलब विकसित देश या अल्प विकसित देश या विकासशील देश के श्रेणी में हम उसको निकालते हैं, रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है भारत में पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो किस भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है, तो पड़ोसी देशों की संख्या भारत में कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देश 8 देश है। ठीक है, और 8 देश कौन कौन से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सबसे अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय है तो श्रीलंका का है। किसका है, श्रीलंका का है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति इससे बेहतर है, तो श्रीलंका की स्थिति इससे बेहतर है, मतलब भारत से बेहतर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न का आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारक का कौन होगा, तो सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा। आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारक कौन है, तो सामाजिक संस्थाएं हो जाएंगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। याद रखोगे, जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास की स्थिति जो हो जाएगा ये मंद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो हमारा देश जल्दी विकसित नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के लिए डट के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था जो है जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो हो जाएगा यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला पूछे तो उत्तर प्रदेश, पहला पर पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पे ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, बिहार। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की डट प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जीवकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर, मतलब बिहार के कितना प्रतिशत लोग हैं जो कृषि पे निर्भर है, तो 89% लोग जो है ये कृषि पे निर्भर है। ठीक है, ये याद रखो, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, जीवकोपार्जन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है बिहार में डट उद्योग के विकास की संभावना बहुत अधिक है, तो बिहार में किस चीज़ के उद्योगों की विकास की संभावना बहुत अधिक है, तो कृषि आधारित उद्योगों की विकास की संभावना सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए करें सब्जी के उत्पादन में बिहार देश में कितना नंबर पाता है, तो दूसरा नंबर पर सब्जी के उत्पादन में बिहार आता है, ये याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो प्रश्न कर रहा है यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो जाता है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये याद रखोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 87वां प्रश्न कह रहा है कि आय बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो हो जाएगा यह सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो उत्पादन के साधनों की क्या होता है, उत्पादन की साधनों की आय। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था, तो प्रोफेसर फिशर ने दिया था। किसने दिया था, प्रोफेसर फिशर ने दिया था। आपसे से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रोफेसर फिशर ने क्या दिया था, तो आप लोगों को ये जो रेड कलर में लिख रहा है ये आंसर में आपको लिखना पड़ेगा उस समय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आपसे भी पहले। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कर वर्ष 1950 से 51 और 2002-3 के बीच भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही है, तो 4.2% की विकास दर रही है। ठीक है, बढ़िए आगे यहाँ पर प्रश्न करें 2012 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी, तो सबसे अधिक मतलब अपेक्षा से भी अधिक किसकी
किसका था, तो पंजाब का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे करके बिहार की किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है, मतलब बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसका जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की। क्या बताओगे, पटना के। बिहार की आय का प्रधान स्रोत उसका राज्य है घरेलू उत्पादक। क्या है, घरेलू उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, बिहार की आय का प्रधान स्रोत उसका राज्य घरेलू उत्पादक है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बढ़िया आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी एक वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो हो जाएगा ये किसी वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या हो जाता है, मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो उत्पादन गणना पद्धति का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में किया गया था। चलिए बढ़िया आगे, योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। योजना काल में क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय वस्तु बहुत अधिक है। मतलब प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय असमानताएं बहुत अधिक है। ठीक है, याद रखिए क्षेत्रीय असमानता जो है ये सबसे अधिक पाया जाता है भारत में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99वां प्रश्न देखिए, 99वां प्रश्न कह रहा है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए डॉट आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो राष्ट्रीय आय आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रीय विकास में आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय होना बहुत ही मतलब वृद्धि आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है, तो इस प्रकार से याद रखें। चलिए 100वां प्रश्न देखिए, 100वां प्रश्न अब फिर हिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर आ गया कि ये 100वां प्रश्न कह रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो हिंद चीन में शामिल कौन राष्ट्र नहीं है, तो चीन जो है ना यह शामिल नहीं है। ये टॉप लेवल का प्रश्न है, हम जब देखते हैं हिंद चीन है तो मतलब हिंद में चीन भी होगा, तो इसलिए हम चीन लगा देते, लेकिन नहीं शामिल था ये। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट से चीन हो जाएगा। अंकरवाट का मंदिर किस देश में बनवाया गया था, तो अंकरवाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया देश में बनाया गया था। टॉप लेवल का प्रश्न देख रहे हैं ना कितना बार मैंने साइन किया हूँ इस प्रश्न पे। और यहाँ पे देखिए हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हो जाएगा ये पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना जो है ये 1887 ईस्वी में किया गया था। बढ़िया आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नगरी को कोलोन कहा जाता है। लियांग खिचाओ कौन था, तो चीनी सुधारक था। कौन था, चीनी सुधारक था। बढ़िया आगे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हो जाएंगे ये हो ची मिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हो ची मिन। चलिए आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन, ये टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में इस साल आ सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो फान बाई चाओ। क्या याद रखोगे, फान बाई चाओ जो थे इस पुस्तक के लेखक थे। चलिए बढ़िया आगे कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था। वियतनाम का जो युद्ध है यह जिस समय समाप्त हो रहा था उस समय कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो निकन्स थे। ठीक है, निकन्स उस समय के राष्ट्रपति थे। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, जिनेवा समझौता वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं, यह आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न तोकिन अन्नाम में डर सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो तोकिन अन्नाम में चीनी सभ्यता संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे चीन सही है, तो चीनी यानी चीन बोलिए या चीन बोलिए। वियतनाम में ईसाईयत का विरोध डट था, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट था। कौन था, तो वियतनाम में ईसाईयत का जो विरोध था ये कौन कर रहा था, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट। ठीक है, अब पाथेत लाओ का गठन डट किया गया था, तो लाओस ने किया था। पाथेत लाओ का गठन जो है ये लाओस ने किया था। किसने किया था, लाओस ने किया था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे, और यहाँ पे देखिएगा डट नामक दार्शनिक की अदालत वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया गया। मतलब किसके अदालत में, अमेरिका के मतलब वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी करार दिया गया था, तो रॉड रसेल जो दार्शनिक थे इसकी अदालत में यह दोषी करार दिया गया कि वियतनाम में जो युद्ध है यह इसकी दोषी संपूर्ण अमेरिका देश का है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये भी आ गया चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर चैप्टर से हिस्ट्री से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था, तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में किया था। वर्ष 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू होती है, किसानों पे लागू होती है, जिसमें यह एकदम अति था कि मतलब 20 कट्ठा यदि जमीन है आपके पास तो 3 कट्ठा पे आपको क्या है, तो नील की खेती करना पड़ेगा। अंग्रेज यह मतलब ऑर्डर दिए थे, एकदम सख्त ऑर्डर, नहीं पालन करने पर बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदर लाल ने किया था। किसने किया था, लाला हरदर लाल ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं।
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो रॉलेक्ट कानून जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधि जितनी भी हुई इस पर रोक लगाने के लिए यह रॉलेक्ट कानून बनाया गया था। आगे बढ़िए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को यह हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न करा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, मैंने आप सभी को बोला है कि इस वीडियो में 220 प्रश्न पढ़ेंगे और 120 प्रश्न तक पढ़ लिए हम क्लास। अब बस 100 प्रश्न और करना है। तो प्यारे, वीडियो तो लंबा है लेकिन आप लोगों को अच्छे से देख लेनी चाहिए, और एक बार नहीं 2-3 बार आपको एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाना चाहिए, जिससे एकदम 100% सारा का सारा प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएगा और आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की में खलीफा का पद जो है यह वर्ष 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो चौरी चौरा जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, किसमें है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। बढ़िए आगे कह रहा है स्वराज दल के उद्देश्य कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अध्यक्ष उद्देश्य नहीं है, अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने ही मतलब किस तिथि को संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। और यही कारण है कि हमने संविधान बनने के बाद, संविधान आप सभी को पता है कि 26 नवंबर वर्ष 1949 ईस्वी को ही बन गया था, लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया था। तो उसी दिन को याद रखने के कारण हमने संविधान को कब लागू किया? तो 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को लागू किया। और इसमें भी डेट का बहुत बड़ा फर्क है, संडे डेट का। ठीक है, आप जब इसकी कहानी को, इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा इसकी कहानी इतिहास को पढ़ने में। ठीक है, क्यों हम मतलब 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया अपने देश में। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या है, वर्ष 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? तो वर्ष 1932 में पुनः समझौता जो है ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, ये याद रखोगे पुनः समझौता। किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल जो है इसे सरदार की उपाधि दिया था, इसीलिए हम इनको क्या बताते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बुलाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह वर्ष 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1936 ईस्वी में किया गया था। बढ़िया आगे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में। ये याद रखोगे, दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दिया। हिंदू सभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा के संस्थापक थे। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं न्यायाधीश सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में सरकार ने डॉट का गठन किया था। तो राजद्रोह समिति या सेडिशन कमेटी का गठन किया था, ये याद रखोगे। न्यायाधीश सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में सरकार ने राजद्रोह समिति या इसी को हम कहते हैं सेडिशन समिति, सिडनीसन कमेटी का भी गठन किया गया था, मतलब किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। पराजित तुर्की के साथ डॉट की संधि की गई, मतलब जो तुर्की हारा था उसके साथ कौन सा संधि किया गया? तो सेवर्स संधि किया गया था। ठीक है, ये याद रखो, सेवर्स संधि। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है खिलाफत समिति का गठन डॉट ने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन जो अली बंधुओं ने किया था। दो अलियों ने मिलकर, मतलब दोनों मुस्लिम जो थे वो मिलकर कौन किया था? मैं आपको खिलाफत समिति जब पढ़ाऊंगा उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव डॉट कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में AITUC की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1922 में। अगर पूछ दे, देखिए ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है कि AITUC की स्थापना कब हुआ? तो वर्ष 1920 ईस्वी में। AITUC की स्थापना किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, ये याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व ने प्रदान किया था? तो जतरा भगत। ठीक है, टाना भगत आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो जतरा भगत ने प्रदान किया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न कर डट की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा का जो घटना हुआ था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल ये चौरी चौरा यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विमल चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखोगे। ठीक है, रंपा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो रंपा विद्रोह वर्ष 1916 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश, ये इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक ने चलाया।
जो। वहीं पूछ दे ताड़ी विद्रोह आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में चलाया गया था, तो आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया गया। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़िए। पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब किया? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो लाहौर में वर्ष 1929 ईस्वी में। कब किया था? वर्ष 1929 ईस्वी में। बढ़िया, आगे कह रहा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या बताओगे? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था? तो कोसी का, ठीक है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था? बाढ़ पर नियंत्रण करना, कोसी परियोजना का। ये याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि कोसी में जब भी मतलब पानी बढ़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। यहाँ देखकर विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व में जितना भी जल पाया जाता है 96.5% जो पानी है ये केवल महासागरों में मतलब समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर तो 97% भी दिया रहता है, ठीक है। 97% पानी पाया जाता है। केवल मतलब जो 3% पानी यह पीने योग्य पानी है, और इसमें भी मतलब 1 कुछ पानी जो है यह पीने योग्य असल में हमारे पास है। बाकी जो पठारी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में बर्फीले रूप में उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत में कौन सा स्थान लगता है? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में जो है ये विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है, ठीक है, 133वां स्थान है। आगे बढ़ी कह रहा है वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बचाना किस राज्य ने का कानून अनिवार्य है? तो वर्षा जल को संग्रह करना किस राज्य का मतलब अनिवार्य कानून है? तो ये तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु में जितने भी पानी होता है उसको बचाना है, संग्रह करना है, ये उस राज्य का कानून ही है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो पहाड़ी इलाका में तमिलनाडु में घुमा भी पानी की बहुत किल्लत हो जाता है अगर आप लोग वर्षा के पानी को बचा कर नहीं रखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? तो भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? तो वर्ष 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे हीराकुंड परियोजना है, ठीक है। ये फिर आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने लगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो संसार का सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नगर। क्या बताओगे? इंदिरा गांधी नगर। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं नहर। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है भाखड़ा बांध की ऊंचाई डर है तो 226 मीटर है। क्या है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई जो है ये 226 मीटर है। बढ़िए प्यारे, आगे और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक कचरा, ठीक है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मतलब जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? तो उद्योग के जितने भी मतलब कल कारखाने के कचरा होते हैं ये नदी में बहा दिए जाते हैं, इसलिए यह जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रश्न क्या डट डट से प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जल विद्युत से क्या है? तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान होती है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, गंगानगर डट राज्य में है जहाँ की प्यासी भूमि डट नहर के राज्य से तृपित होने लगी है। तो गंगानगर जो है ये राजस्थान राज्य में है, और जहाँ की प्यासी भूमि जो है इंदिरा गांधी नहर से जल में तृप्त होने लगी है। तो बिल्कुल इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत में नहरों द्वारा सिंचाई नदियों के भाग में डट के भाग में की जाती है, तो डेल्टाई भाग में की जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई जो है ये नदियों के द्वारा डेल्टाई भाग में की जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? तो कौन है जो भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है, मतलब कम पाया जाता है? तो बाघ और सिंह जो है ये मतलब भारत में अच्छा खासा पाया जाता है, अन्य देश के लिए ये दुर्लभ है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है, सबसे मतलब प्राय खत्म हो गया, लुप्त हो चुका है? तो चीता जो है यह खत्म हो गया है, ठीक है। कौन शाकाहारी नहीं है? तो भेड़िया जो है ये शाकाहारी नहीं, क्योंकि ये मांसाहारी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो सागवान पेड़ की लकड़ी जो है यह बहुत ही कड़ी होती है। कह रहा है कि कौन वन और वन प्रणालियों के विनाश का कारण नहीं बनता है? तो व्यापार में वृद्धि। क्या बताओ? व्यापार में वृद्धि। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं 2001 में भारत में वंशादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो 19.27% था, 19.27% था। बढ़ते आगे, और यहाँ पे देखिए 162 प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के
कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, तो 33.3%। मतलब भारत में मान लीजिए 100% अगर हमारा ये जो ज़मीन है भारत का, इसमें 33 मतलब 1/3 पे कम से कम वन रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि भारत मतलब सुखमय रहेगा, कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, बेहतर रहेगा, यहाँ पे बारिश की कमी नहीं होगा, मतलब देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, 163 प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में वनच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक मतलब वनच्छादित भूभाग या वन किस राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में रखा गया, तो 3 भागों में रखा गया। ठीक है, वनों को कितने भागों में रखा गया, 3 भागों में रखा गया। ये टॉप लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे, तो भारतीय संविधान का जो धारा 21 है यह वन जीव तथा वनस्पति के संरक्षण से। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। ठीक है, आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम है। ये याद रखोगे, ये सब एग्जाम में आ सकता है, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बढ़िया आगे कह रहा है कि भारत का सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो भारत का सफेद बाघ जो है यह प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो उड़ीसा में स्थापित किया गया। बढ़िया आगे, और यहाँ पे देखिए 169वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब तो वंशपति। ठीक है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या जो है ये मतलब लापता हो रहा है, तो वंशपतिक जो हो जाएगा, जितने भी प्रजाति होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है किस भाग में मैंग्रोवा वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो सुंदरवन में। ठीक है, मैंग्रोवा वन का विस्तार पूछे सबसे अधिक किस भाग में है, तो बताओगे सुंदरवन में है। आगे बढ़िए, चरक का संबंध किस देश से, तो चरक का जो संबंध हो जाएगा ये भारत देश से। किस देश से, भारत देश से। आगे बढ़िए, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो थे ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार का वन अधिक मिलते हैं, तो सदाबहार वन जो हो जाएगा ये सबसे अधिक मिलता है पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में अभ्यारण्यों टोटल अभ्यारण्यों की संख्या 528 है। ठीक है, कितने हैं, 528 है। मांसाहारी पशु में डडट कहलाता है, तो मांसाहारी पशु में सिंह जो है ये वनराज कहलाता है, वनों का राजा कहलाता है। कौन, तो मांसाहारी में सिंह कहलाता है। ठीक है, सिंह कहलाता है, ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 176 नंबर, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, ये फिर राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आ गया। तो यूगोस्लाविया को क्या है, तो सामाजिक विभेद के कारण ही विखंडन का सामना, मतलब आपस में बंटने का 2 खंडों में ये टूट गया था, तो कौन, यूगोस्लाविया। ठीक है, ये याद रखिएगा। कारण निम्नलिखित में से गलत बयान कौन है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र के तो आपको पता चलेगा, दूसरा नंबर चैप्टर का है। तो आप लगाओगे कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ठीक है, मतलब लोकतंत्र सामाजिक विभेद के कारण क्या है, तो किसी भी लोकतंत्र जो है ये देखिए सही से पढ़िएगा, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के कारण क्या है, तो देश को विखंडित करता है, मतलब तोड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक व्यक्ति जो हो जाएगा ये सही बयान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से देखिए, अब ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन कोई ना, आप समझते जाइए। अगर आप पढ़े होंगे बुक बीटीसी का बुक को, तो आपको याद होगा ये सारा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से भारत जो है ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, भारत क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिए, कह रहा है रंगभेद की नीति से विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग। क्या बताओगे, मार्टिन लूथर किंग। लोकतंत्र में विविधता के कारण डट का संभावना बनी रहती है, तो सामाजिक विभाजन की संभावना बनी रहती है। लोकतंत्र में जैसे भी विविधता होगा इसके कारण क्या हो जाएगा, तो सामाजिक विभाजन हो जाएगा, तो बिल्कुल इसकी संभावना बनी रहती है हमेशा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे 182 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डट सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण माना, जन्म जो है ये सामाजिक विभेद का सबसे मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि आप जन्म लिए और जिस धर्म में जिस जाति में जन्म लिए यार उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जबकि इंसान कहा जाता है कि स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी क्या है, तो एक स्वतंत्र होते हुए एक जाति, एक धर्म, एक समुदाय में वह बंध जाते हैं। यहाँ पे देखिए विविधता में एकता लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। विविधता, हजारों विविधता पाया जाता है अलग अलग तरीके के, और उसमें क्या है हम लोग एकता है, तो ये क्या है सबसे बड़ा लोकतंत्र का क्या है एक गुण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रश्न ब्रिटिश शासकों ने डट और शासन करो की नीति, तो ब्रिटिश
शासकों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। क्या? ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। इसी से पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत अच्छे से मतलब भाई भाई रह रहे थे, एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ ऐसा है हम दोनों में। लेकिन क्या ब्रिटिश शासक क्या करते थे, वो किसी मंदिर में जाकर गाय को कटवा देना, किसी मस्जिद में जाकर शोर को कटवा देना और कहना कि मतलब इसने कटवाया। तो इससे क्या होता था, हम लोगों का धार्मिक आहत पहुंचता था और हम लोग लड़ाई लड़ते थे और वो मजे लेते थे, और इसी प्रकार से उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। श्रीलंका में डॉट डॉट की समस्या अभी हाल तक बनी हुई है। तो तमिलियों की समस्या, मतलब श्रीलंका जो है ये तमिल भाषा बोलने वाले वहाँ कम पाया जाता है, इसलिए इसकी समस्या अभी हाल तक बनी हुई है। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, क्या सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है? तो अवश्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हाँ पड़ता है। या क्या सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर प्रभाव अवश्य पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, तो इसलिए हाँ लिखा हुआ है। किस देश का संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में संगठनात्मक व्यवस्था नहीं? तो फ्रांस में जो है यह संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये याद रखोगे, फ्रांस में। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां है? तो 3 सूचियां। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये याद रखोगे। राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 555। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मतलब भारत जब स्वतंत्र हुई थी, समय भारत के देशी राज्य जितने भी थे, मतलब भारत जो है ना यह राज्यों का देश है। ठीक है, राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत एक देश नहीं, क्योंकि अलग अलग बटा हुआ था और सबको धीरे धीरे जोड़ कर हम लोग बताए। तो ये कितने में बटा हुआ था? तो 565 में बटा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था, और इसी समय भाषा के आधार पर बनने वाले प्रथम राज्य जो था ये कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2002 ईस्वी को अलग हुआ था, और उसी दिन झारखंड एक राज्य बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, संघीय सरकार की सही विशेषता क्या है? तो संघीय सरकार की सही विशेषता विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा एकता का विभाजन करना, ये क्या होगा? तो संघीय सरकार की विशेष विशेषता हो जाएगा। ठीक है, भारत की भाषा नीति का सही लाभ है क्या है? तो भारत का भाषा नीति का सही लाभ है राष्ट्रीय एकता का मजबूत होना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का मजबूत होना, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखो प्रश्न करें, संघीय शासन व्यवस्था में डॉट डॉट की सरकार होती है? तो संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। क्या होता है? दोहरी सरकार होती है। तो बिल्कुल करेक्ट सर है। चलिए देखिए प्रश्न क्या रहा है आप सबसे, 195 प्रश्न कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? बिल्कुल, भारत को देश नहीं कहा जाता, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता होने से पहले 565 राज्यों के संघ में बटा हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हाँ बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पे देखिए प्रश्न, संघीय व्यवस्था में प्राय डॉट डॉट नागरिकता का प्रावधान होता है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। क्या होता है? संघीय व्यवस्था में प्राय दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉट डॉट नागरिकों की, जबकि भारत में दोहरी, देखिए यहाँ पे देखिए संघीय राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो आप अमेरिका का भी नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मतलब अमेरिका का नागरिक बन सकते हैं, और आप भारत का है तो भारत का भी रहेंगे। लेकिन भारत में क्या, अगर किसी एक देश का अगर आपको नागरिकता प्रदान हो गया तो मतलब अब आप भारत का ही हो गए। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान से आप आए मान लीजिए, ठीक है, या बांग्लादेश से आप आए, किसी अन्य देश से आप भारत में आ गए, तो अगर आपको नागरिकता मिलेगा तो फिर आपको उस देश को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस देश का मतलब नागरिकता है। वो क्या कह रहा है, उत्तरांचल का नाम जब उत्तरांचल का नाम अब क्या रखा गया? तो पहले उत्तराखंड का नाम था, उत्तरांचल था। ठीक है, तो ये उत्तराखंड, ये याद रखोगे, ये भी सही है। आगे देखिएगा, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये पिछले अनुसार से यहाँ पे लिखा गया। लेकिन अगर पूछे कि भारत में अभी वर्तमान में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद रखिएगा पहले। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? तो 8 है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है? बिल्कुल हाँ, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्या है? ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में सुरक्षा के लिए कौन सी सूची में बनाया गया? तो भारत में सुरक्षा को कौन सूची में रखा गया? तो सुरक्षा को संघ सूची में रखा गया, केंद्र सरकार इसकी देखरेख करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 201 का। चलिए 202 नंबर प्रश्न देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था, पूछे कौन किस ईस्वी में, तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और अगर पूछे ईस्वी तो 1750 ईस्वी के बाद बताना, ठीक है, 1750 ईस्वी के बाद। ये मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उद्योग जो है या किस उद्योग से हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। शिपनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। आगे बढ़ते कह रहा है कि भारत में 1917 में पहली देशी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में स्थापित किया गया, बंगाल में जूट मिल की स्थापना किया गया था। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि किस राज्य में जूट मिल की स्थापना हुआ था सर्वप्रथम, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा बंगाल में, ठीक है, क्योंकि बंगाल कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है ना। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं भारत में कोयला उद्योगों का आरंभ किसने किया था, तो भारत में कोयला उद्योगों का आरंभ जो है यह 1814 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था। बढ़िया आगे और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो वर्ष 1938 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए 209 प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया, ठीक है। भारत में पहली फैक्ट्री कानून कब बना, तो वर्ष 1881 ईस्वी में फैक्ट्रियों के लिए कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नोल्ड थॉर्नबी ने किया था। किसने किया था, अर्नोल्ड थॉर्नबी ने अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है। इंग्लैंड में कारखाने के उत्पादन होने की पूर्व की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आदि औद्योगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि औद्योगिक। मतलब इंग्लैंड में कारखाने के उत्पादन होने से, मतलब कारखाने के उत्पादन होने से पहले पूर्व की स्थिति जो होता है इसे क्या कहते हैं, तो आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पूर्व नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है। चलिए रेशम मार्ग डट डट से आरंभ होती, तो रेशम मार्ग जो हो जाएगा चीन देश से आरंभ होती। किससे, चीन देश से आरंभ होती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न कहना है न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो न्यूनतम मजदूर कानून जो है यह वर्ष 1948 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। चक्रानुसार खेती का उपाय डट डट ने सुझाया था, तो टाउनसेंड ने, ठीक है। चक्रानुसार खेती का उपाय जो ये किसने सुझाया था, मतलब बताया था, तो टाउनसेंड ने बताया था। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि बाराबंदी आंदोलन डट डट में आरंभ हुआ, तो बाराबंदी आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में आरंभ हुआ। बढ़िए प्यारे आगे और यहाँ देखिए प्रश्न आपसे पूछा है वर्ष 1917 में जमशेदपुर में लौह और इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया, तो JN टाटा ने स्थापित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 219 नंबर प्रश्न देखिए 219 नंबर प्रश्न आपका प्यारा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों को क्यों बहाल किया था, तो बुनकरों पर नियंत्रण के, ठीक है। बुनकरों पर नियंत्रण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमशुदों का बहाल किया था, ठीक है। उस सुधार अधिनियम इंग्लैंड में कब पारित हुआ, तो सुधार अधिनियम जो है इंग्लैंड में पहले 1832 ईस्वी में पारित हुआ। तो पहले इस प्रकार से मैंने आप सभी को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 220 प्रश्न बताया और अगले वीडियो में फिर हम 220 प्रश्न कर लेंगे। इस माध्यम से पूरा हमारा 440 MBBI जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है पूरा मिक्स देख रहे हैं आप लोग। कभी हिस्ट्री पढ़ पा रहे हैं, कभी ज्योग्राफी, कभी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, कभी आपदा प्रबंधन। इस प्रकार से मैं पूरा आपको कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और आने वाले सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एक और वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो लाकर मैं आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।